सेमेस्टर थर्ड ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज यूनिट फर्स्ट में अभी हम चल रहे हैं। ये पार्ट 4 है एंड आई वेलकम यू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज जो पीछे हम पढ़ चुके थे यूनिट थर्ड तक, उसे अगर रिकैप करने की जरूरत हो तो उसे किया जाए, अदरवाइज आगे बढ़ा जाए। और मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, अगर कहीं भी बीच में किसी को कोई जानकारी चाहिए, कुछ आपको बात करनी हो, तो यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड स्पीक। एंड until these classes are going on, till then I would like to request to you all to keep your microphones in mute state and unmute only when you want to speak something. So I am proceeding now. Good evening, मुस्कान। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये इससे पहले की स्लाइड्स हम लोग कवर कर चुके थे, उससे पहले चलना है हाउ टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन वैल्यूज को कैसे डेवलप करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस होता है, उसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड से आते हैं। अलग रिलीजन के होते हैं, अलग कल्चर के होते हैं, अलग सोसाइटी के होते हैं, अलग उनके अपने एथिक्स होते हैं, मोरल वैल्यूज अलग होती हैं, बहुत कुछ डिफरेंस होते हैं। अब ऐसे में बिजनेस जो भी कोई होती है, उसका एक गोल होता है, पर्टिकुलर गोल, और उस गोल को अचीव करने के लिए सभी लोग मिलकर काम करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट, क्रीड या कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज बहुत मायने रखती हैं। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो यहाँ पे जो एचआर के लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कल्चर, एथिकल वैल्यूज और इन सब सिस्टम्स को बेहतर लेवल पे मेंटेन करें, जिससे डिसीजन मेकिंग इंक्रीज हो और वो अपने लंबे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें। नेक्स्ट, की एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अब बिजनेस मैनेजमेंट में कौन कौन सी की एस्पेक्ट हैं जो ह्यूमन वैल्यूज में आते हैं, तो इनमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये जो एक इमेज है इससे भी देख पा रहे हैं, लीडरशिप, इंसेंटिव्स, वर्किंग रिलेशंस, कैपेबिलिटीज, ह्यूमन बिहेवियर। और खास करके आप हमारे ये यहाँ पे नजर हमारी जो आपको दिख रहा है सामने, देखिए, तो इनमें जो की एस्पेक्ट्स हैं उनमें इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस के प्रति ईमानदार और उसके लिए समर्पित होना, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति का एक दूसरे को पूरा रिस्पेक्ट देना, जिम्मेदारी और उनकी जो ड्यूटीज हैं उनको फिक्स होना, उसमें कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी और न्यायपूर्ण व्यवहार, कस्टमर फोकस, बिजनेस का किसी का भी जो मैन की पॉइंट होता है वो होता है कस्टमर। तो किसी भी बिजनेस में जो लोग, उनमें कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक कमिटमेंट होना चाहिए पूरी तरीके से। नेक्स्ट वैल्यूज है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कोई भी बिजनेस, कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वहाँ के लोग क्रिएटिव हों और उनमें कुछ इनोवेटिव करने की इच्छा शक्ति हो। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सभी लोग बिजनेस में जो हैं वो अपनी प्रोग्रेस के लिए तो काम करते ही हैं, और हम जब अपनी प्रोग्रेस करते हैं तो सोसाइटी की प्रोग्रेस अपने आप होती है। इसके बावजूद भी हमें सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। जैसे हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, बेनिफिट तो आप ले रहे हैं लेकिन सोसाइटी को पॉल्यूशन झेलना पड़ रहा है, तो उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं। तो अभी आगे आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सभी इंडस्ट्रीज की गवर्नमेंट ने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर दी हैं कि अपने टोटल कमाई का कुछ परसेंटेज सामाजिक उसमें लगाएंगे वो। नेक्स्ट है टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सफल
पूर्वक काम नहीं कर सकती और अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक उसके सभी मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग टीम्स प्रॉपरली कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते। और उसके बावजूद अलग अलग होते हुए, जैसे एचआर डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स अलग है, फाइनेंस अलग है, और इसी तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो अलग बिल्कुल होते हुए उनके बॉस अलग हैं, उनका जो है एम्प्लॉयज अलग हैं, उनकी वर्किंग अलग है, लेकिन बावजूद पूरे सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट है वो एक है। उसे अचीव करने के लिए ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी टोटली इंटीग्रेट होके एक ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इसे कोलैबोरेशन कहते हैं। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए। तनु, आवाज अगर आपको नहीं सुनाई दे रही है तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। यू मे लेटर रिफर टू द रिकॉर्डेड सेशन। सो आई थिंक बाकी के लोग सुन पा रहे होंगे। बाकी के लोग सुन पा रहे हैं क्या? यस 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 सर। सर। यस सर। आप लोगों से जब उम्मीद करी जाती है कि आप रिप्लाई दें तो जरूर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू अंशु। गुड। थैंक यू, थैंक यू। तो इससे देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि हमें बदले हुए इन्वायरमेंट्स को, थैंक यू देवेश, कोसी, मोहिनी, कि हम अगर कोई चेंज आता है, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन आता है, किसी भी कारण से हो सकता है, दैट मे बी द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, दैट मे बी चेंज इन क्लाइमेट, दैट मे बी चेंज इन आवर एनवायरमेंट, और दैट मे बी चेंज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो ऐसी पोजीशन में हमें उन्हें अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? तो इसके साथ ही कंटिन्यूअस लर्निंग, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग की, और इसकी कोई एज, कोई सीमा या कोई एंड नहीं होता। आप जितने ज्यादा बढ़ेंगे आगे और जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लगेगा कि आपने बहुत कम सीखा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ट्रांस कल्चरल वैल्यूज। ट्रांस कल्चरल वैल्यूज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो ट्रांस कल्चरल वैल्यूज हैं, उनकी अहमियत क्या है? देखिए, ट्रांस मीन्स होता है एक दूसरे में, और कल्चरल एक दूसरे में, जो अलग अलग जो हमारे कल्चर्स हैं उससे लोग आते हैं और वो हमारे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिएगा। नहीं मैं नो भी, आपका माइक्रोफोन ऑन है। अभी मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, बट कीप इट इन माइंड, कीप योर माइक्रोफोन ऑफ while you are not using it. सो ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज में क्या है कि आजकल के समय में ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब मैक्सिमम लोग विदेशों में जॉब के लिए जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो वर्क फ्रॉम होम में हम अमेरिकन कंपनीज का इंडिया में बैठे हुए, अपने गांव में बैठे हुए सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसे में हमारा कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हमें वहाँ की कल्चरल वैल्यूज को सीखना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी हम उनके साथ एडजस्ट हो पाएंगे। तो ह्यूमन वैल्यू, ट्रांस कल्चरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नेक्स्ट, की एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट। कौन कौन सी वो की एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जिन पे ये जो ह्यूमन वैल्यूज में ट्रांस कल्चरल आती हैं, उन्हें हमने सीख लिया। उसके बाद में ट्रांस कल्चरल वैल्यूज में मुख्य पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। एक तो एथिकल यूनिवर्स। इसमें क्या है कि पूरी दुनिया में कुछ एथिक्स हैं जो कॉमन है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था एथिकल वैल्यूज में कि एथिक्स कुछ यूनिवर्सल हैं और कुछ मे बी डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, और कम्युनिटी टू कम्युनिटी। तो नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जो विविधता है हमारी, जो हमारे डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, इन सभी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई क्या करता है हम उसका मजाक उड़ाएं, उसकी बातों को बुरा कहें, ये चीजें अच्छी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। अब बात ये सी की करी जा रही है कि जो बाउंड्रीज हमने बनाई हैं वो बाउंड्रीज मैन मेड हैं, और आज के ज़माने में जहाँ आईटी इनेबल्ड सोसाइटी है, ये बाउंड्रीज कोई मायने नहीं रखती। अब ग्लोबल सिटीजन्स की कल्पना की जाती है कि वो जो लोग हैं वो केवल इंडियन सिटीजन या पाकिस्तानी या चाइनीज नहीं है, ग्लोबल सिटीजन्स हैं। ऐसे ग्लोबल सिटीजन्स की स्थिति में ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको अगर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो उसकी कल्चर को समझना ही पड़ेगा, और उसको उसके लिए उसके रिस्पेक्ट के लिए फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जब वो जाते हैं अमेरिका तो वहाँ पे हाउडी मोदी होता है, और जब ट्रम्प आते हैं इंडिया तो नमस्ते इंडिया होता है। तो ये कल्चरल एक्सचेंज है ना। नेक्स्ट है कल्चरल सेंसिटिविटी। हमारी जो परंपराएं, सभ्यताएं और हमारे जो धर्म है, उनकी मान्यताएं हैं, वो बड़ी संवेदनशील होती हैं। उन संवेदनाओं को हमें स्वीकार करना चाहिए, उनको कभी डिसऑनर नहीं करना चाहिए। उनमें अननेसेसरी लॉजिक्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लॉजिकली अगर आप समझना चाहेंगे तो उन्हें आप समझ ही नहीं पाएंगे, और अगर ज्यादा लॉजिक लगाएंगे तो आपसी मनमुटाव और दूरियों के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स। तो एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता की तरफ जो कम्युनिकेट हम करते हैं एक दूसरे से, वो सब ये की एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन वैल्यूज के बिजनेस मैनेजमेंट में जो होते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए काफी सारे हैं। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमें किसी भी नए व्यक्ति, नए संस्कार, नई कल्चर को मैनेज करने के लिए, उसका एक पार्ट बनने के लिए हम हमारे अंदर एक एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी स्वीकृति होनी चाहिए कि हम उसे स्वीकार कर सकें, और एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हम ऐसे भी हों कि अगर हमें किसी के साथ में रहना पड़ रहा है, उसका कल्चर अलग है, उसके पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, फिर भी हम उसके साथ मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स के लिए तो आप जानते हैं WHO वगैरह बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा लोकल लेवल पे भी अगर आप बात करें तो अ, सभी के अधिकार हमारा संविधान भी देता है, अधिकार और कर्तव्य बहुत अच्छी तरह डिफाइन किए गए हैं, और एक डिग्निटी है, सम्मान पूर्वक जिंदगी को जीना। तो इनका सबका इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज में। नेक्स्ट मैंने भी जिक्र किया था आपसे CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है कि कॉर्पोरेट जो है, व्यवसाय जगत है, वो भी हमारे समाज का पार्ट है। अब व्यवसायिक स्थिति में लोग क्या करते हैं कि अपना फायदा कमाने के लिए समाज को कितना भी बड़ा नुकसान होता है तो वो करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज करके, आपको शायद जानकारी होगी कि जो विज्ञापन आते हैं टेलीविजन पे, चाहे वो किसी FMCG के हों या कोई ईटेबल्स हों या किसी भी तरीके के ऐसे आइटम हों जिनमें गलत तरीके से उनका प्रचार किया जाए, जैसे च्यवनप्राश है या कोई भी चीजें अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के उनका प्रचार किया जाए, तो वो गलत है। अब हमारे जो हीरो, जिन्हें हम हीरो कहते हैं, उन्हें पैसा मिलता है इसके लिए, और वो ठंडा माने कोका कोला, या प्यास है बड़ी, या डर के आगे जीत है, ये सब चीजें केवल आपको मेंटली करके मीन्स इन्फ्लुएंस अपने बिजनेस को कमाना है। तो इस तरीके के तमाम उन पे अंकुश भी लगाए जा रहे हैं कि गलत तरीके से चीजों का प्रचार नहीं किया जाएगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होगी कि आप जो कुछ सोसाइटी से ले रहे हैं उसको कुछ पार्ट आपको देना भी होगा। एक एग्जांपल क्या मैं इसका आपको दूं अच्छा, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सोचना पड़ा सभी गवर्नमेंट्स को, सभी देशों को, क्यों ऐसा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फिक्स होनी चाहिए। आप कुछ लोग जानते हैं एक केमिकल होता है, उसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, या डाई मोनोसोडियम ग्लूटामेट ही है, यस।
कुछ लोग जानते हैं आप में से? कोई भी जानते हैं तो बताइए। इसको आमतौर पे ये केमिकल नेम है और इसको आमतौर पे अजीनोमोटो के नाम से जाना जाता है। कितने लोग जानते हैं अजीनोमोटो? अरुषा जानती हैं। अरुषा बताएंगे आप इसके बारे में कुछ? काजल जानते हैं? बताइए काजल। चाउमीन के यूज में देखा था। अच्छा, उसमें देखा था। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, ये है क्या? बताइए अगर फिर जानकारी हो तो। मतलब ये फ्लेवर को एनहांस करने के लिए खाने में डाला जाता है। मैंने इसका नाम यही सुना है, अजीनोमोटो। तो सुनिए, देखिए आप सभी स्टूडेंट्स हैं, बड़े अवेयर स्टूडेंट हैं आप जो ये क्लासेस ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद तो यूज करेंगे और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। ये बोन्स के लिए हार्मफुल है आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको जो सत्यता है वो। इसकी खोज चाइना में हुई। पता नहीं, सब वायरस और खुरापात हैं, चाइना में ही खोज क्यों होती हैं, आप जानते ही होंगे सभी लोग। तो चाइनीज कुछ खुरापाती ऐसे हैं कि वो उल्टी सीधी चीजों के इन्वेंशन करते हैं, और चाइना की दुनिया में अब स्थिति ऐसी बनने लगी है कि चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। अजीनोमोटो के बारे में भी ऐसा है कि वहाँ का, आप थोड़ा सा आप सभी के पास में इंटरनेट है, सर्फ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ एक रेस्टोरेंट का मालिक था। वो क्या करता था, वो ये देखता था कि रेस्टोरेंट में जो वो रहता है, ग्राहक आते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, चले जाते हैं, और इतने ग्राहक आते नहीं कि पूरा दिन रेस्टोरेंट भरा रहे। तो उसने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा हो कि ये जितने ग्राहक आते हैं यही कुछ ज्यादा खाएं, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। उसने सोचा कुछ ऐसा मसाला हो, कोई ऐसा केमिकल हो, कुछ ऐसा हो जिससे इनकी जो खाने की इच्छा बढ़े, ज्यादा खाएं ये। तो उस खोज में इस अजीनोमोटो को खोजा गया, एक सॉल्ट को। इसमें क्या होता है कि इसको आप बिल्कुल खराब सब्जी में डाल दो, दाल आपकी सड़ी हुई रखी हो उसमें डाल दो, तो भी एक आदमी खा जाएगा उसको बड़े टेस्ट के साथ में। होटलों पे जब आप जाते हैं तो आपका जो खाना बन के आता है उसके ऊपर से जो मसाला डाला जाता है वो आमतौर पर अजीनोमोटो होता है। और ये क्या करता है कि हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं, जो हमारे पेट से ब्रेन के लिए सिग्नल्स ले जाती हैं, ब्रेन ही हमारा सारे डिसीजन लेता है, आप जानते हैं कि हमारा पेट भर गया, हमारी इच्छा पूर्ति हो गई, अब और खाने की इच्छा नहीं है। तो ये उन सिग्नल्स को ब्रेक कर देता है, जिससे आपको क्या होता है कि आप खाते जाते हैं और ज्यादा खा लेते हैं आप, फिर भी आपको और भूख लगी हुई होती है, और आपका पेट भर जाता है, लेकिन दिमाग सिग्नल नहीं देता कि पेट भरा हुआ है। ऐसे में आप ज्यादा खाते जाते हैं। तो ये आपको इन सिग्नल्स को भी ब्रेक करने का काम करता है, और फिर ये सिग्नल इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि आपका ब्रेन पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता। कई बार आप जैसे ये हैं मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं और तमाम इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां, जहाँ कहा जाता है कि ये लोग बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं कि आप उनको अगर फ्लेवर भी आपको मिल जाए तो आपकी भूख जग जाती है और आपको लगता है कुछ खा लेना चाहिए हमें, है ना? तो ये क्या है, ये पैसा कमाने के लिए इतने गलत तरीके यूज करते हैं जहाँ पे ह्यूमन जो सिस्टम है उसे तक क्रैश करने की हिम्मत रखते हैं। तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करी है इसके अंदर। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में क्या होता है कि अगर बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई झगड़े, कोई परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो रही हैं जहाँ पे हमारे ट्रांस कल्चरल जो सिविलाइजेस हमारे वो हैं, मीन्स वैल्यूज हैं, उनकी वजह से टकराव खड़ा हो रहा है। जैसा अभी आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले बेंगलुरु में ये हुआ कि भाई या तो वहाँ की भाषा में लिखें या इंग्लिश में वोट्स बनाएं, दूसरे नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में आमतौर पर हमें लगता है मराठी मानुस वाला, यूपी वालों और बिहार वालों को निकालो। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप विद कल्चरल इंटेलिजेंस। तो ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज में ये इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप स्किल तो सभी को चाहिए, लेकिन इसमें कल्चरल इंटेलिजेंस भी चाहिए। कल्चरल इंटेलिजेंस में क्या होता है, उस कल्चर के बारे में पूरी जानकारी होना, है? कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि व्हाट इज CSR, कल्चरल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, इसमें एक तरफ एनवायरनमेंट है, एक तरफ सोसाइटी है और एक तरफ लोग हैं। और ये एक कोई भी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जिम्मेदारी इन तीनों के प्रति बनती है। जैसा आप सभी को मालूम है, भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, उसमें कितने हजारों लोग मारे गए, कितने बेघर हो गए और कितना बड़ा वो कांड था। तो अभी तक भी चल रहा है, 30-35 साल उसको हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन जैसी नहीं दिखाई दे रही है। इसमें हमें व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपनी भी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ, इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक। इसमें कंपनी का अपना एक मोडस ऑपरेंडी ऐसा होना चाहिए, उसका एक रेगुलेटरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिससे वो खुद के लिए और उसके साथ में जिन लोगों ने उसमें अपना पैसा लगाया है, जो उसके पार्टनर्स हैं या पब्लिक है, उसके प्रति वो अकाउंटेबल हो। और इसी को ही कॉर्पोरेट सिटीजनशिप भी कहा जाता है ना, जो अकाउंटेबिलिटी उनकी लोगों के प्रति और पब्लिक के प्रति होती है। तो इसमें तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट। ये जो आपको अभी चित्र से मैंने दिखाया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 4 तरीके की हैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक तो है इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, वर्कप्लेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इसके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे वर्कप्लेस में जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये उनका काम है। ऐसी खतरनाक कंडीशंस हैं जिनमें कोई खतरा हो सकता है, तो वहां पे जो भी रिकमेंडेड वो हैं प्रिकॉशंस, उन्हें लेने के साथ में यूज करना। जैसा अभी कुछ एक दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि शायद टेस्ला में ही हुआ था, रोबोट ने अटैक कर दिया कर्मचारी पे, उसको काफी जख्म आए। और बाद में फिर ये भी हुआ कि ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार कि रोबोट्स ऐसा कर चुके हैं। अब रोबोट ऐसा कैसे करते हैं, तो आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो, मैंने पढ़ी थी, उसमें क्या था कि उस रोबोट को वो स्विच ऑफ करना भूल गया और असेंबली लाइन पे वो चढ़ गया, जहाँ पे इस रोबोट का काम कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको पकड़ के और फिट करना होता है। अब आप उसकी जगह पे खड़े हो जाओ तो आपको पकड़े नोच ही लेगा, वो यही करेगा और क्या करेगा। तो यहाँ पे गलती हमारी भी है ना। हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, डिसीजन चेंज कर सकते हैं, बट मशीन को जो प्रोग्राम किया गया है वो प्रोग्राम करेगी, फिर आप उसके सामने आ जाए या आपका दुश्मन आ जाए या मशीन पे काम करना हो, वो अपने हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट, देखिए इसमें अब क्या क्या आते हैं। CSR, इम्प्रूव्ड लेबर पॉलिसीज। आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं लेबर, उनके लिए आप बेहतर पॉलिसीज डिजाइन करें, फ्रेम अप करें। फेयर ट्रेड्स में आप पार्टिसिपेट करें, बीइंग ए कॉर्पोरेट। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, विभिन्नता होते हुए एकता हो और एक साथ मिलकर काम करने की स्थिति हो। चैरिटेबल ग्लोबल गिविंग्स, गवर्नमेंट ने कुछ अभी ये भी कंपलसरी कर दिया है कि टोटल अपने इनकम का जो आप डिक्लेयर करेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको चैरिटी में देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड वर्चुअल वॉलंटियरिंग, समुदाय और उसके साथ में वर्चुअल वॉलंटियरिंग। वर्चुअल तरीके से, फिजिकल तरीके से नहीं हो सकती, तो वर्चुअल तरीके से भी वॉलंटियर सर्विसेज हैं वो इंश्योर करी जा सकती हैं। कॉर्पोरेट सोशल कॉर्पोरेट पॉलिसीज दैट बेनिफिट द एनवायरनमेंट, ऐसी पॉलिसीज जिनसे हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो। जैसे अभी आप जानते हैं, आगरा में ताजमहल की वजह से फिरोजाबाद के जितने भी फाउंड्रीज थी और आगरा की थी, वो सब बंद करवा दी गई, उनमें चेंज किया गया। और इस समय जो चल रही हैं वो ग्रीन गैसेस वगैरह और तमाम इन पे डिपेंड होके चल रही हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कॉर्पोरेट ही नहीं, गवर्नमेंट भी बियर करती है अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और वर्ल्ड में इस समय क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है। अभी G20 की समिट हुई थी, उसमें भी क्लाइमेट चेंज एक बड़े मुद्दे के रूप में रखा गया था और वसुधैव कुटुंबकम ही उसका थीम था।
कॉर्पोरेट पॉलिसी दैट बेनिफिट द एनवायरनमेंट, उसके बाद में सोशली एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट भी अगर करना है तो हम उससे पहले सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक रूप से और वातावरण की दृष्टि से ये इन्वेस्टमेंट सही हो, ऐसा ना हो जिसमें प्रॉब्लम्स आए। अब जैसे आप देखते हैं इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, 8-8, 10-10 लेन के, जंगलों से जब वो गुजरते हैं तो उन जंगलों को काटना पड़ता है। तो कोशिश ये करी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जंगल ना काटे जाएं और वहाँ के जो वन्य जीव हैं उन्हें भी नुकसान ना हो। तो उनके लिए अब क्या किया जाता है कि एलिवेटेड हाईवेज ले लेते हैं पिलर्स पे, जिससे उन्हें भी आने जाने में कहीं रुकावट नहीं, और आपका रोड भी ऊपर चल रहा है और उसमें आप ज्यादा पेड़ पौधों को भी काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक सोशल, वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो खत्म होता है। यहाँ से एक ये नया टॉपिक उसी फर्स्ट यूनिट का स्टार्ट होता है, जिसमें 3 लोगों को हम लोग कवर करेंगे। एक तो आपके सामने है स्वामी विवेकानंद, और दूसरे इसमें महात्मा गांधी जी हैं, और तीसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो इन 3 लोगों को हम इसमें ह्यूमन वैल्यूज में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा टाइम हो रहा है, कहाँ है हमारा? 8-9 मिनट अभी बचे हुए हैं 9 बजने में। इस बीच में हम लोग इस सेशन में स्वामी विवेकानंद जी का ये कवर अप कर सकते हैं। तो क्या हमें इसमें कवर करें या नेक्स्ट के लिए रखें? आप लोग क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये तो कर लीजिए। कर लिया जाए। सर बाकी के लोग आकांक्षा, अमन, अनन्या, यस, अंजलि, अंशु, ओके, किया जाए। यस सर राइट, ओके, थैंक यू। चलिए देखिए, यहाँ अब जब स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो आप जानते हैं कि सीधा सा स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रतीक माना जाता है। और 1893 में जो उन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी, उसके लिए उन्हें वर्ल्ड में तब से जाना जाता है और उन्हें पहचाना जाता है। और एक उन्हें वंडिंग मॉन्क और तमाम वो दिए गए थे टाइटल्स, जिनके लिए उन्हें दुनिया में पहचाना गया। और उनकी फिलॉसफी वेदांता पे रिलेटेड थी, जिसमें उन्होंने इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, करेक्टर्स और इंडियन फिलॉसफी को वर्ल्ड जो रिलीजियस समिट थी उसमें रखा। और यहाँ पे कुछ चीजें देखिए बोल्ड में है, इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टर बिल्डिंग। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर अपना करेक्टर बिल्डिंग पे दिया। अब करेक्टर क्या है? आपका आचरण, जिसके बारे में आपने इससे पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है। आपके आचरण से आपका व्यवहार बनता है, और आपके व्यवहार से आप खुद बनते हैं, और आप जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार बनाते हैं, वो आपके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है। द बेस्ट वे टू डेवलप ए करेक्टर इज द पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ हाई करेक्टर सेट बाय द टीचर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना है कि कैरेक्टर्स, जो मूल्य हैं हमारे जीवन के, और जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे अपने मोरल वैल्यूज हैं, उनके लिए सबसे पहले टीचर का खुद का करेक्टर बहुत सही होना चाहिए, जो एग्जाम्पल के रूप में स्टूडेंट्स के सामने वो रख सके। आजकल आमतौर पर देखने में ये आता है कि टीचर्स उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसलिए स्टूडेंट्स में क्या है ना कि टीचर के सामने तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाद में अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स टीचर्स की बुराई करते हुए ही दिखाई देते हैं। टीचर्स को पता भी होता है कि वो अपने आप को एक अच्छा टीचर प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट से जॉब मिल गई है तो वो उनका अधिकार है और वो चलेगा। तो इसलिए जब मोरलिटी की बात आती है, करेक्टर्स वैल्यूज की बात आती है, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम खुद को अपने आप को प्रूव करें कि हम खुद क्या हैं। देखिए, फर्स्ट मेक करेक्टर, दैट इज द हाईएस्ट ड्यूटी यू कैन परफॉर्म। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि सबसे पहले आप अपने करेक्टर को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, ये आपका
पहला कर्तव्य है जो आपको निभाना चाहिए। नेक्स्ट, Swami Vivekananda's philosophy of character building revolves around self-realization, positive action, service to others, discipline, and the cultivation of virtues. तो स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी है करेक्टर बिल्डिंग की, वो ये कहती है कि हमें दूसरे किसी को नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है कि हम खुद अपने आप में कैसे हैं, हमारे जो काम है वो पॉजिटिव है कि नहीं, हम दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, क्या हम नियमों का पालन करते हैं कि नहीं, और एंड द कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज, और क्या हम अपने अंदर गुणों को आत्मसात कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें हैं तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ बेहतर होगी, अच्छी होगी, आप लोगों के प्रति दयालु होंगे, करुणावान होंगे, उनके लिए सहयोगी होंगे और एक अच्छे नागरिक के रूप में बन पाएंगे। अब करेक्टर आपका अच्छा हो तो उसके लिए उनका ब्रह्मास्त्र जो है, जिसपे सबसे ज्यादा वो जोर देते हैं, वो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करेंगे तो आप मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से आप प्रॉस्परस होंगे। अब ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी क्या है, आप सभी को मालूम है ना। तो यहाँ पे लिखा ब्रह्मचर्य विच फॉस्टर्स डेवलपमेंट ऑफ मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल पावर्स लीडिंग टू प्योरिटी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करेंगे तो आपका विचार जो है अच्छा होगा, आपके जो शब्द हैं वो चयनित होंगे, आपके कर्तव्य जो हैं वो कर्तव्यनिष्ठ होंगे और उन पे आप पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो ये सब चीजें कहाँ से, करेक्टर बिल्डिंग का बिल्डिंग स्टोन क्या है, दैट इज ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, की एस्पेक्ट्स क्या है स्वामी विवेकानंद जी की फिलोसफी के, तो उनमें से पहला सेल्फ रियलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि दिमाग, दिल और हाथ, हम जो कुछ करना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, हमारे दिल में आता है, फिर हमारे हार्ट में भी उस तरीके की इमोशंस पैदा होती हैं और हमारे हाथ एक्शंस के रूप में अपने आप काम करने लगते हैं। सर्विस टू अदर्स, कर्म योग में विश्वास रखने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी। वो वो भी गीता से प्रेरित थे और गीता को ही अपना सबसे ज्यादा एक होली बुक मानते थे और उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। और गीता कर्म योग पे ही डिपेंड है, जिसमें कर्म करने पे ही जोर दिया गया है और ये बताया गया है कि आपके हाथ में केवल कर्म है, उसका फल आपके हाथ में नहीं है। तो आप कर्म ही कर सकते हैं और आप कर्म अगर नहीं करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए कर्म करना आपका कर्तव्य है। फल की इच्छा रखे बिना अगर आप कर्तव्य कर रहे हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपने बहुत उम्मीदें रख के अगर काम किया है और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो आपको बहुत कष्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फियरलेसनेस। ये आगे भी थोड़े से एक्सप्लोर होंगे जहां तक मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइड सामने, इसको मैं देख, द कैरेक्टर ऑफ एनी man is what the aggregate of his tendency, the sum total of the bent of his mind। किसी व्यक्ति का करेक्टर क्या है, कुल मिला के उसकी जो टेंडेंसीज हैं, उसकी जो आदतें हैं और उसके दिमाग की जो सोच है, उसका ही रिजल्ट करेक्टर है। अब इसे दो तरीके समझिए, करेक्टर से आपकी सोच बनती है, करेक्टर से आपके विचार बनते हैं, करेक्टर से आपकी पर्सनैलिटी बनती है, करेक्टर ही आपको सब कुछ बनाता है। और यहाँ पे अब ये जड़ से पत्तों की तरफ चले या पत्तों से जड़ की तरफ चले, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपका करेक्टर किससे बनता है, आपकी सोच से और आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, बेंट ऑफ माइंड, आपकी सोच जैसी भी है उसके आधार पर। तो आगे ये कहते हैं कि वी आर व्हाट अवर थॉट्स हैव मेड अस। हम जो भी कुछ हैं वो हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उन्हीं का ही हमें प्रतीक है और हम कुछ भी नहीं है। मनुष्य को विचारों से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जब भी हम बात करते हैं तो हम उन्हें बुरे रूप में नहीं देखते। कलाम साहब की जब बात करते हैं तो चाहे हिंदू कितना भी कट्टर हिंदू हो, मुसलमानों से घृणा भी रखता हो, लेकिन वो बीइंग ए मोमडन अगर कलाम साहब के बारे में नेगेटिव थोड़ा सा भी सोचता हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हो सकता है।
तो ये करेक्टर था कलाम साहब का, जिसको सभी सैल्यूट करते हैं। तो हम लोग अपने करेक्टर से अपने लेवल से बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, और वो हमें करेक्टर ही उठा सकता है। और करेक्टर हमारा क्या है? जो कुछ हम सोचते हैं और जो करते हैं। थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। हमारे विचार जो हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं और ये ही यात्रा करते हैं। स्वामी विवेकानंद का देहावसान कब हुआ शायद आपको ना पता हो, उन्होंने भाषण कब दिया शायद आपको ना पता हो, लेकिन आने वाली सदियों तक, जब तक ये मानवता रहेगी, स्वामी विवेकानंद को कोई भूलेगा नहीं। ये उनके कैरेक्टर्स ही थे जो जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। एवरी थॉट व्हाट वी थिंक बियर्स एन इम्प्रेशन ऑन द माइंड स्टोर। कोई भी विचार जो हमारे दिमाग में आता है, उसका हमारे मन में आता है, उसका हमारे दिमाग पर उसकी इम्प्रेशन पड़ती है। देखिए, अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी का जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका डरना, थोड़ा सा अगर आपको कहीं से भी एक आवाज आ जाए तो आप डर जाएंगे, तो तमाम ऐसे बाई प्रोडक्ट हैं जो आपके माइंड में खड़े होंगे। जब आपने चोरी की नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। What we are every moment is determined by the sum total of these impressions on the mind. तो क्या होता है, हर क्षण हर मोमेंट में आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है, उसके द्वारा आपका सब कुछ परिलक्षित होता है और आप उसके द्वारा गवर्न होते हैं। Every man's character is determined by the sum total of these impressions. If good impressions prevail, the character becomes good. If bad, it becomes bad. तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, वही हमारे आचरण में आता है। और अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होता है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको इंस्टेंस देना चाहूंगा। श्री श्री रविशंकर जी के बारे में आप काफी लोग जानते होंगे। उनका सबसे पहला मंत्र है, जब भी आप अगर उनका कोई प्रोग्राम अटेंड करें, मैंने कई प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनका एक पहला मंत्र है और वो यही सिखाते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। आप तब तक ही झूठा ही आचरण करें जब तक वो झूठ सत्य में परिवर्तित न हो जाए। और झूठा आचरण कैसा? तो उनका जो कहना है, झूठा आचरण का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें, गलत बोलें और ये करें। मतलब अच्छे बनने के लिए अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो अच्छे बनने का प्रयास करें, अच्छे दिखने का प्रयास करें, ऐसा आप करें। तो ऐसा अगर आप करेंगे, बार बार करेंगे, तो आप अच्छे ही बन जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी का भी ये कहना है कि गुड इम्प्रेशंस प्रिवेल्स, द करेक्टर बिकम्स गुड। अच्छी अगर इम्प्रेशंस हैं तो आपका करेक्टर अच्छा बनेगा, बुरी है तो देखिए। अब इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, सारे के सारे जो उन्होंने की एस्पेक्ट्स बताए। पहला, सेल्फ रियलाइजेशन। विवेकानंद बिलीव्ड इन द इनहेरेंट डिविनिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि हर एक व्यक्ति के अंदर डिविनिटी है, मतलब दिव्यता है, हर एक के अंदर परमात्मा है, हर एक के अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं। और उन्होंने ही एम्फेसाइज द नीड फॉर इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर ट्रू नेचर एंड पोटेंशियल। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हर एक व्यक्ति के अंदर सत्य है, बेहतर है, अच्छी क्वालिटीज हैं, और उसके हिसाब से इनके आधार पर वो अपना एक बेहतर कैरेक्टर डेवलप कर सकता है। और ये सभी के अंदर मौजूद है, सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड्स। तो विवेकानंद जी का देखिए कहना था, ही एडवोकेटेड फॉर ए होलिस्टिक education and life where intellectual growth is balanced by the emotional maturity and ethical excellence. स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि हम होलिस्टिक अप्रोच, मतलब हमारा संपूर्ण विकास जिसे हम कहते हैं, जिसमें तन, मन और आत्मा का विकास तभी संभव है जब हम एक बैलेंस इमोशनल मैच्योरिटी के और एथिकल वैल्यूज के साथ में अपने कर्मों को नियंत्रित करके आगे बढ़े। थर्ड है सर्विस टू अदर कर्म, अदर्स, कर्म योगा। तो ही बिलीव दैट इंडिविजुअल शुड एंगेज इन एक्शंस। तो उनका मानना था, जैसा मैंने पहले भी बताया,
कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए और बाकी का उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर वाले भी बच्चे आ रहे होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फियरलेस। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप ऑटोमेटिकली फियरलेस होंगे, और अगर आप गलत हैं तो आप डरेंगे ही। चाहे पुलिस अगर गाड़ी आपके सामने आ जाए और आपने चोरी किया, कुछ गलत किया, तो आप भागने लगेंगे। अगर आप गलत नहीं है तो कोई वजह ही नहीं बनती है कि आप कहीं भी कमजोर हो। और आप लाइफ में किन्हीं भी चैलेंजेस को, किन्हीं भी विषमताओं का सामना तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग से भरपूर हो और अपने आप में आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बियर करते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने डिसिप्लिन और कंट्रोल ऑफ माइंड, ये दो चीजें युवाओं को विशेष करके उन्होंने कोट किए हैं कि मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस वर रिकमेंडेड टू अचीव मेंटल क्लैरिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। उन्होंने ध्यान और माइंडफुलनेस, एकाग्र चित्तता, मतलब मन एक चित्त हो, एकाग्र हो, कंसंट्रेट हो, इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है, ध्यान पे और मन की एकाग्रता पे। इसके द्वारा आपकी जो मेंटल क्लैरिटी आएगी और इनर स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होगी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यही एक पॉइंट रहा जिसने स्वामी विवेकानंद को उस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड का लीडर बना दिया। उनका मानना था कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा रहा है। और ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड इंस्टिल मोरल वैल्यूज, एथिक्स एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिविजुअल। उनका मानना था कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें मोरल वैल्यूज जब तक नहीं होंगी तब तक हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। हम कितने भी पढ़ जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आप देखते होंगे जितने आतंकवादी ज्यादा मिलते हैं, पकड़े जाते हैं, वो अच्छे खासे इंजीनियर होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और उसके बावजूद ही वो आतंकवादी और इन गतिविधियों में चले जाते हैं। सीधा सा उनका कारण है, उन्हें मोरल वैल्यूज नहीं मिली और उनका करेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं बना। एजुकेशन फॉर करेक्टर। तो स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि ह्यूमन इज ए बोर्न एनिमल, और एजुकेशन ही है जो उसे मनुष्य बनाती है। इसलिए हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, उसके साथ में करेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। इससे लोगों में अपनी जिम्मेदारियों की भावना आएगी और वो मोरली बेहतर होंगे और जो नियम कायदे कानूनों को वो फॉलो करने वाले होंगे। नेक्स्ट एक था एजुकेशन फॉर कैरेक्टर, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखिए ये वो धर्म संसद है, यहाँ का चित्र जरा देखिए, आपके सामने होगा। हाउ शिकागो रिमेम्बर्स स्वामी विवेकानंद। शिकागो स्वामी विवेकानंद को कैसे याद करता है, तो ये उस धर्म संसद की सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो उन्होंने भाषण दिया था उन्हीं को लिखा गया है। हर स्टेप पे कुछ ना कुछ उनके भाषणों का लिखा हुआ है। जब कोई भी इन पे चढ़ेगा तो इन पे देखता हुआ जाएगा और उनके पूरे भाषण को वहां तक पढ़ सकता है। तो the rise of the each step has Swami Vivekananda's lines starting with his opening words, sister and brothers of America। सबसे पहले देखिए सीढ़ी जो आपको दिख रही है, इस पे लिखा हुआ है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल। मतलब अमेरिका के मेरे भाई और बहनों, मेरा हृदय बहुत आनंद से भरपूर परिपूर्ण है। जो आपने हमें सम्मान दिया यहाँ, उसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी भाई? हमारे हिंदुस्तान में तो सभी लोग कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, मेरे भाई भाई बहनों, जहाँ भी आते हैं भाई बहनों से ही शुरू करते हैं, और कोई भी नेता हो। लेकिन ये वहाँ की धर्म संसद में एक विशेष शब्द थे, क्योंकि अमेरिका का जो कल्चर और सिस्टम है उसमें जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन होता है। भाइयों और बहनों को ही कहे, ऐसा कल्चर नहीं है।
लेकिन भाइयों बहनों बड़ा पर्सनल टच और बड़ा रिस्पेक्टफुल बड़ा ग्रेसफुल शब्द लगता है। तो ये ही शब्द जैसे ही उन्होंने बोला तो कई मिनट तक तो तालियां ऐसी भी बजती रही। देखिए उनका जो वो था स्पीच थी इंपॉर्टेंट लाइंस, वो भी आप सुन लीजिएगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय एंड अनस्पीकेबल टू राइज in response to the warm and cordial welcome which you given us। जो आपने गर्म जोशी के साथ और हृदय के साथ में मेरा स्वागत किया है और जो रिस्पांस आपने दी है वो व्याख्या करने योग्य नहीं है। मतलब बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया है, उसके लिए अमेरिका के सभी भाई बहनों मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आई थैंक यू इन नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। मैं आपको विश्व के सबसे ज्यादा पुराने जो मॉन्क्स हैं, मतलब जो संत हैं, उस परंपरा की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका उस धर्म जिसे सभी धर्मों की मदर कहा जाता है, उस धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं लाखों लाख हिंदुस्तानी व्यक्ति जो हिंदू हैं, चाहे उनकी जाति या धर्म संप्रदाय कुछ भी हो, उनकी तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस तरीके से उनका भाषण था 1893 सितंबर 11 को। एक देखिए आप इधर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ करेक्टर इज रिपीटेड हैबिट्स एंड रिपीटेड हैबिट्स अलोन कैन रिफॉर्म करेक्टर्स। तो करेक्टर क्या है? जो कुछ आप बार बार करते हैं उससे जो हैबिट बनती है, तो उन रिपीटेड हैबिट से ही करेक्टर बनता है। तो एंड रिपीटेड हैबिट्स अलोन कैन रिफॉर्म करेक्टर्स। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी शायद न मिल पाए, तो अभी जो है रविशंकर जी वो कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, बड़े सरल शब्दों में। तब तक आप ऐसा आचरण करो अच्छा जब तक वो अच्छाई आपके जीवन में न उतर जाए। तो वही यहाँ पे करेक्टर इज रिपीटेड हैबिट। करेक्टर्स एक हैबिट्स का रिपीटेशन है और उन रिपीटेशन से ही आपका करेक्टर बनता है। I am proud to belong to a religion which has taught the world with tolerance and universal acceptance। उनका उस भाषण में था कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस और वैश्विक स्वीकार्यता को सिखाया है। हम केवल वैश्विक स्वीकार्यता में ही नहीं बल्कि हम सभी धर्मों को सत्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। और मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि मेरा देश एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के सभी प्रोसिक्यूटेड मीन्स जहां दुनिया में किसी को सजा मिली, मौत की सजा मिली, वो हिंदुस्तान में आ गया, या रिफ्यूजी हुआ, किसी भी धर्म का हुआ, किसी भी राष्ट्र का हुआ, इस पृथ्वी पे हिंदुस्तान ने उसको अपनी जगह। इसके साथ ही ये सेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं आपको धन्यवाद दूंगा सभी को जो लोग आप इस क्लास में ज्वाइन कर रहे थे। खुशबू आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही टाइम भी ओवर हो रहा है, मैं इस सेशन को यहाँ खत्म करने की आप लोगों से अनुमति चाहूंगा। और आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज। थैंक यू शुभम, दीक्षा, मोनू एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन दिस सेशन। थैंक यू टू सी। Thank कोई you, अगर और sir. किसी का प्रश्न है? थैंक यू ऑल। प्रिया, फजाले, सर हमारे बाकी ऑनलाइन एग्जाम कब होंगे? बहुत जल्दी होंगे, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। ओके सर। ठीक है, ओके। सो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा आप। किसी का नहीं है ना? So thank you very much for joining this session. Now I am switching over to the next class. The student of that class, I think, may have already been entered into the room. They may be waiting. So I am just winding up this session. I would like to thank you once again to you all who joined, and who could not join due to any reason, they can go for the recorded sessions. Thank you. Take care. Meet you on the same time tomorrow. Till then, take care.